द ट्यूटोरियल। तो जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था, मैं एक नया सीरीज लेके आ चुका हूँ, ठीक है, जो कि आपका काइनेमेटिक्स का ही सब पार्ट है, जो कि है मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा सीरीज किया है, ठीक है। उसका जो पूरा लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने किया है वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो उसे जाकर चेकआउट करो, क्योंकि उसमें मैंने लास्ट में बहुत सारे जेईई मेंस, एनसीईआरटी, बहुत सारा हॉट क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। ठीक उसी तरह अब ये सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मोशन इन प्लेन, जो कि वेक्टर फॉर्मुलेशन पे बेस्ड होगा। बस फर्क इतना है, ये भी काइनेमेटिक्स का सब पार्ट है, वो भी, ठीक है। फर्क इतना है कि वहाँ 1D का बात होता था, स्ट्रेट लाइन का बात होता था, यहाँ जो भी बात होगा वो 2D है, ठीक है। मतलब XY प्लेन होगा, YZ प्लेन होगा, ZX प्लेन होगा। और यहाँ पे क्या है, सारा केस उसी तरह, बस यहाँ पर वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग को वेक्टर को जानना पड़ेगा ना अच्छा से, कि वेक्टर क्या है। इंस्टेंट की क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो वेक्टर है, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, जो स्केलर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। लेकिन हम लोग समझेंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से है, मतलब क्या होता है, और ये आया कहां से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बस आपको इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ठीक है। और देखो ये सब आधा कंटेंट जो है मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब जितना हो सके शेयर करो, जिसको जरूरत है, तो पूरा एकदम सीरीज वाइज इसको पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है ना, और शेयर भी करना। चलो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर। तो हम लोगों ने बात किया कि इसमें हम लोग देखेंगे XY प्लेन का बात करेंगे, या YZ प्लेन का बात करेंगे, या ZX, ठीक है। कोई भी प्लेन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, अगर मान लेते हैं XY प्लेन का बात किया, ये मान लेते हैं X है, ये क्या है, Y है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ कि एक वेक्टर का वैल्यू किस तरह से बनता है, उसके बाद फिर हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट में चलेंगे। फिलहाल अभी ये एग्जांपल को देखो, ठीक है। ये इसके लिए एग्जांपल नहीं है, ठीक है, इसको आप इरेज कर सकते हो। ये मान लेते हैं XY प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, मान लेते हैं नोटेशन दिए 1, ये 2 और ये 3, ठीक है यहाँ तक। अब उसी तरह यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,3 हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो XY प्लेन पे होगा, समझ में आ रहा है। ठीक इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये x है, ठीक है, ये x डैश मान लेते हैं, ये y है तो ये y डैश मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह करेंगे। अब इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -1, -2 एंड -3, है ना। अब उसी तरह यहाँ पे -1, -2 और -3, ठीक है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट करेंगे, तो इसका जो ये मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P डैश, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -3, -3। अब देखो ये वेक्टर जो है ये वैल्यू को कैसे एक्वायर करता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट जो है इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, 3 है और 3 है, ठीक है। लेकिन इस प्लेन पे है तो ये x प्लेन और ये क्या हो गया आपका y प्लेन, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका जो आपका वैल्यू है वो क्या है -3 और यहाँ पे भी -3, ठीक है। अब ये वाला किस वैल्यू पे है, तो हम लोग लिखेंगे x प्राइम एंड y प्राइम या y डैश, जो भी कहना, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर ओरिजिन से ये वाला जो पॉइंट लेते हैं, ये एक तरह का वेक्टर हुआ, ठीक है, ये एक तरह का वेक्टर हुआ, और ये वाला जो है ये दूसरा तरह का मान लेते हैं वेक्टर हुआ, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्या बोलता है, ठीक है, वेक्टर क्या बोलता है उसको ढंग से समझना। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एरे, क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एरे कहते हैं, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, एरे हो गया, ठीक है। अब एरे क्या होता है, तो एरे एक तरह का डेटा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक तरह का डेटा का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारा जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है ना, 3 है, तो इस तरह का एलिमेंट को वो कैप्चर करके रखता है। तो ये क्या है, एरे मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है। एरे क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है जो कि कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स को। अब समझो कि वेक्टर क्या होता है, ढंग से देखना। कहने का मतलब एक एरे, ठीक है, एक एरे तब एक वेक्टर बनेगा, एक एरे वेक्टर का वैल्यू तब बनेगा जब उसमें ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिस भी ऐड हो जाए,
बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम लोग थ्री सिर्फ और थ्री कहेंगे तो ये तो सिर्फ एक एलिमेंट हो गया, है कि नहीं? बट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो बेसिस है मतलब किस प्लेन पे है उसका एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है, ठीक है? तो वो हो गया एक्स एंड वाई। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एन, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो एन एरे एक्वायर इट्स वेक्टर, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरे इज सेड टू बी वेक्टर, ठीक है, इज सेड टू बी वेक्टर, ठीक है, इज सेड टू बी वेक्टर if it assigned with assign a basis, ठीक है? तो इसमें दो चीज क्या है वैल्यू, एक तो हो गया एरे मतलब एलिमेंट का कलेक्शन और दूसरा हो गया बेसिस। तो एक एरे तभी वेक्टर बन सकता है जब वो एक अपना बेसिस को क्या करे, एक्वायर करे। बात समझ में आया? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग को क्या, हम लोग को कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर बोल दिए, मान लेते हैं ओपी, ठीक है, मान लेते हैं वेक्टर क्या बोल दिए, ओपी, और ये आपका क्या हो गया, ओपी डैश मान लेते हैं, ठीक है, क्या हो गया, ओपी डैश। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों क्या है, वेक्टर है। दैट मींस ओपी वेक्टर जो होगा वो आपका इक्वल होगा ओपी डैश वेक्टर से। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगेन कि एक एरे जो है मतलब एलिमेंट का जो वैल्यू होता है वो तब एक वेक्टर कह सकते हैं जब वो बेसिस को क्या करे, एक्वायर करे। अब समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ कि ये वेक्टर कैसे बन रहा है, अब तब जाके ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप लोग को जानना है, मान लेते हैं दो लड़का है इधर, ठीक है, और दो लड़का है इधर, यहां तक क्लियर है। अब एक बेंच ले लिए, ठीक है, एक बेंच ले लिए, ठीक है। अब ये क्या किया कि इस बेंच को यहाँ पे रखना था, तो ये क्या किया, ये इधर गया, मतलब ये दोनों बंदा इसको इधर ढकेला, फिर इसको इधर ढकेला, तो ये जो बंदा है वो भी कैसे हुआ होगा, सबसे पहले हल्का पीछे गया होगा और उसके बाद किधर गया होगा, इधर गया होगा, तभी नहीं ये वाला बेंच जो है इधर आएगा। इससे हम लोग क्या पता चलता है, जो डायरेक्शन जो सेंस जो बन रहा है वेक्टर जो है दोनों फॉर्म में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब चाहे तो इसके रिस्पेक्ट में देखो या फिर इसके रिस्पेक्ट में, दैट मींस ये आपको दिख रहा है, इसको आप इस तरह से उलट के रखो, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इसको जैसे उल्टा कर दोगे तो ये जो ओपी वेक्टर जो है दोनों क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। इससे हम लोग को पता चलता है दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है 1 सेकंड, जो कि है आपका क्या कि वेक्टर आया कहां से, यहां तक कंप्लीट, ठीक है। चलो देखो, अब देखो वेक्टर कहां से आया है। अब हम लोग चलते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। अब हम लोग किस पे चलेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट पे। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग के पास एक स्केलर होता था और एक होता था वेक्टर, ठीक है, और इसमें हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था और इसमें क्या होता था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता था, ठीक है, ये हम लोग को पता है। बट आप खुद सोचो कि एक देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है। जब हम लोग कहते थे कि कोई रोहन नाम का लड़का है, कोई रोहन नाम का लड़का है, वो 5 मीटर चला, कहां चला, 5 मीटर चला, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बात हुआ है, क्वांटिटी का बात हुआ है, किसका बात हुआ है, क्वांटिटी का बात हुआ है। बट अगर ये बोले 5 मीटर जो चला वो नॉर्थ की तरफ चला तो इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गया। तो अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गया तो अब ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। बट ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग मान लेते हैं एक ब्लॉक लिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कैप है, ठीक है ना, आप कैप देख सकते हो। तो अगर ये कैप लेते हैं और उधर ही पुश करते हैं और ये भी उधर ही आगे बढ़ रहा है, मतलब अगर हम इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक को और ये बड़ मोशन किधर हो रहा है, इसका इस तरफ ही हो रहा है, ठीक है, तब तो बड़ा सही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन हो सकता है ना। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये जो स्केलर और वेक्टर है ये सब बच्चा चीज है, ठीक है ना, ये सब क्या है, एकदम बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का है। तो इसका क्या कहेंगे, इसका जो ओरिजिन है,
ये एक्चुअल में कहां से हुआ है सब कुछ स्टार्ट? टेंसर से। किससे हुआ है? टेंसर से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, टेंसर, ठीक है। तो टेंसर से हम लोग का बना है स्केलर। मैं आपको बता रहा हूं कि वेक्टर का आया कहां से, ठीक है। टेंसर से बना है स्केलर और टेंसर से बना है आपका क्या? वेक्टर भी कह सकते हैं। अब ये टेंसर क्या होता है? तो जस्ट अभी हम लोग बात किए हैं कि स्केलर जो है उसमें मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो ये टेंसर क्या बोलता है ना, टेंसर का अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, टेंसर इज वेरी सिमिलर टू वेक्टर। टेंसर इज वेरी सिमिलर टू वेक्टर, बट वेयर द वेक्टर हैविंग ओनली वन डायरेक्शन, द टेंसर हैविंग मल्टीपल डायरेक्शन। कहने का मतलब जहां पे इसमें मैग्नीट्यूड होता था प्लस डायरेक्शन होता था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो मैग्नीट्यूड है ही प्लस क्या हो जाएगा? मल्टी डायरेक्शन हो जाएगा। किधर हो जाएगा? मल्टी डायरेक्शन, ठीक है। अभी जस्ट एक एग्जांपल दी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा टेंसर क्या बोल रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन साथ में बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो वेक्टर जो है, वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब उस ब्लॉक को लिए इधर धक्का दिए और इधर ही आगे बढ़ेगा, तब तो सही है, वेक्टर अच्छा से काम कर रहा है। बट मान लेते हैं ये ब्लॉक पे अगर किसी तरह का हम फोर्स को लगा रहे हैं और वो अलग अलग तरह में क्या हो रहा है? इरेज हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? तो टेंशन के एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, स्ट्रेस। अच्छा, अब इसको कैसे समझे स्ट्रेस को? आप लोग के पास रबर बैंड होगा, ठीक है, या फिर जो इरेजर जो हम लोग यूज करते हैं पेंसिल के साथ, है ना, तो उसको क्या करना है? इरेजर को लेना है और उसको इस तरह से पुल करना है, मतलब खींचना है, ठीक है। इस तरह से जब खींचते हैं दोनों इरेजर को तब क्या होगा? तब क्या फर्क आता है? तो यहाँ पर अच्छा से देखो, देखो ये इरेजर है, यहाँ तक क्लियर? हम इधर से खींच रहे हैं और इधर से खींच रहे हैं, लेकिन ये बीच से भी क्या होते रहता है? पतला होते रहता है। देखो तो ये क्या हो रहा है? बीच से भी पतला हो रहा है कि नहीं? लेकिन हम फोर्स तो इस तरफ लगा रहे हैं। मान लेते हैं इरेजर हम दोनों तरफ से ऐसे करके खींच रहे हैं, तो वो जो इरेजर है मतलब रबर है, ठीक है, तो उसको जब दोनों तरफ से अगर हम खींच रहे हैं तो वो बीच से भी तो पतला हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स तो इधर लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है कि नहीं? फोर्स इस तरफ लग रहा है, बट ठीक है ना, फोर्स इस तरफ लग रहा है, बट इसका कुछ जो है हिस्सा जैसे बीच से भी तो पतला हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर भी तो हो रहा है। तो इससे हम लोग को क्या फर्क पता चला? वो बहुत सही था कि जब ब्लॉक को एक तरफ से धक्का दे रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, इधर तो बढ़ ही रहा है, बट यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है? इरेजर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतला होकर चल जा रहा है ना। तो इससे क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड तो है ही, क्वांटिटी है, लेकिन एक डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बावजूद यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है? उसका इफेक्ट शो कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्शन को बता ही नहीं पा रहे कि भाई फोर्स इधर लगा रहे हैं, बढ़ घट इधर भी रहा है, पता ही नहीं चल रहा डायरेक्शन किस तरह है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीपल डायरेक्शन हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। क्लियर है? चलो, तो अभी तक हम लोग ने वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान ली है। अब हम लोग चलते हैं हाउ टू डिनोट अ वेक्टर एंड टाइप ऑफ वेक्टर। क्लियर है? सॉरी फॉर द नॉइस। तो अब हम लोग चलते हैं हाउ टू डिनोट अ वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, अ लाइन हैविंग अ हेडेड एरो, ठीक है। तो एक लाइन हो गया, मान लेते हैं इस लाइन का नाम देते हैं ए एंड बी। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं टेल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेल। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, एक वेक्टर को, ठीक है, हाउ टू डिनोट अ वेक्टर। ये लाइन का नाम हो गया ए बी, ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम लोग कहेंगे टेल और जो सामने वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेड कहेंगे, है ना। तो ये जो और ये जो वेक्टर है इसको हम लोग नाम देंगे पी, ठीक है, इसका क्या नाम देंगे? पी वेक्टर। अब ध्यान रखना कि जब भी डिनोट करते हैं तो जो भी वर्ड लिख रहे हैं, जो भी लेटर लिख रहे हैं उसके ऊपर एक एरो होगा, हेडेड एरो। क्यों? क्योंकि वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन है और सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड कौन करता है? वेक्टर करेंगे, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक एरो देंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर भी लिखो और नहीं तो जो चाहो जैसे मान लो पी वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसका नेमिंग हम लोग कर दिए हैं। तो हाउ टू डिनोट अ वेक्टर, तो इस तरह से कुछ डिनोशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कि ए बी के ऊपर हम लोग इस तरह का एक एरो लगा दिए और उसके ऊपर क्या है? हेडेड एरो है, ठीक है। क्लियर हो गया हाउ टू डिनोट अ वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछता है, ठीक है,
हाउ टू राइट अ मॉड्यूलस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड होता था हम लोग का क्या, हमेशा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड का एक एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जांपल आप हमेशा +5 मीटर चलते हो, ना कि कभी -5 मीटर चले हो, क्या पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वांटिटी है वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, और वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई पूछा कि इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हाउ टू राइट अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, हम लोग लिखेंगे मॉड के अंदर, देखो ये दो लाइन को हम लोग मॉड कहते हैं, इससे जो भी क्वांटिटी निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे AB वेक्टर। तो ये क्या बन गया आपका मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ P वेक्टर, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज रिटन बाय दिस। क्लियर है। और इसको क्या लिख सकते हैं, AB का ही दूसरा नाम क्या दिए थे, P, यहाँ पे हम लोग P लिख सकते हैं, ठीक है। यही हो गया मॉडुलस, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन AB वेक्टर। क्लियर है, डिनोट कैसे करते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप क्या है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं टाइप क्या है। देखो अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। क्लियर है, ठीक। तो वेक्टर को ना मेनली दो कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। एक हो गया आपका पोलर वेक्टर, ठीक है, एक हो गया आपका क्या पोलर वेक्टर, और दूसरा आपका क्या हो गया एक्सियल वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका एक्सियल वेक्टर। अब दोनों को अलग अलग पहले समझते हैं। पोलर वेक्टर किसको कह रहे हैं, ठीक है। पोलर वेक्टर हम लोग किसको कह रहे हैं, मान लेते हैं जैसे इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर हम इस पे इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो बढ़ भी रहा है, इसका मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, ये भी इसी तरफ होगा। इस तरह चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक और, ठीक है, कि कोई एक कार है, ठीक है, कोई भी एक कार है, तो अगर ये कार जो है इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, तो मान लेते हैं ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, ईस्टवर्ड, ठीक है। अगर ईस्ट की तरफ इसके ऊपर हम लोग मतलब इसको ड्राइव कर रहे हैं, और इसका जो मोशन है दैट मींस इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, इस तरह का जितना भी टर्म है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग चला रहे हैं ईस्ट के डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस गिवन कार इज इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज टेक टू बी अ पोलर वेक्टर। क्लियर है, पोलर वेक्टर बड़ा आसान है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सियल वेक्टर पे। एक्सियल वेक्टर क्या बोलता है उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो एक्सियल वेक्टर क्या बोलता है, जैसे ये चीज डिपेंड था कि जिस तरफ फोर्स लगा है उसी तरफ हम लोग का मूवमेंट भी होना चाहिए। अब एक्सियल वेक्टर बात करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। किसका बात करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब, ठीक है, आप लोगों को पता होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये वाला एक बुक लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग इस तरह से घुमाते हैं, सबके क्लास में ऐसे बदमाशी करता होगा, है ना, तो मान लेते हैं इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो ये जो बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो अब एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं, तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग विद अ क्या, इज अलोंग विद अ axis of rotation is known as axial vector, चलो इसको हल्का सा फिगर से हल्का समझते हैं। जैसे देखो अभी जैसे मैं एक कॉपी को घुमा रहा था, है ना, ठीक है, एक बुक को घुमा रहा था, और यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा एक फिंगर था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ये फोर्थ फिंगर था, तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसी को हम लोग क्या कह दिए, मान लेते हैं इसी को हम लोग कह दिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस पे कोई भी एक वेक्टर, ठीक है, जैसे अगेन ये वाला घूम रहा है इस तरह से, और इसके ऊपर अगर कुछ भी हम लोग रखते हैं, देखो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ, ठीक है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको रख रहे हैं ये भी किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एनी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एनी
तो इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एनी वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along with a axis of rotation is known as, क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर। चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका जो डायरेक्शन है वो किधर हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरफ, हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अच्छा एक चीज और इसमें छूट रहा था, जैसे कि एक्सियल वेक्टर को हम लोग सूडो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सूडो वेक्टर। जैसे वहां पे एग्जांपल था ना, लीनियर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर इज आल्सो नोन एज सूडो वेक्टर। और इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। इस तरह का जितना एग्जांपल है वो सारा एक्सियल वेक्टर पे आएगा। अच्छा, ये सूडो वेक्टर और इसका मतलब क्या होता है वो भी हल्का ढंग से समझ लेते हैं। एक्चुअल में कुछ इस तरह का बात है कि जो पोलर वेक्टर होता है ना, जो पोलर वेक्टर होता है, ठीक है, जो पोलर होता है वो रेडियल वेक्टर होता है। कहने का मतलब, अगर हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट को ले रहे थे और इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पे लिख रहे थे, ठीक है। और अगर अब इस पे लिखेंगे तो ये एक्स डैश और वाई डैश, सॉरी वाई डैश और एक्स डैश प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को रिवर्स करते हैं, ध्यान से देखो, पोलर में क्या बोल रहा है, if we reverse, ठीक है, if we reverse the coordinate then its sign changes। मतलब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर हम लोग बदलते हैं तो उसके सामने साइन भी चेंज हो जाएगा। बजाय जो सूडो वेक्टर है या फिर बेटर नोन एज एक्सियल वेक्टर, उसमें क्या होता है कि कोई भी साइन में बदलाव नहीं होगा। दूसरा बात क्या है कि जो एक्सियल वेक्टर होता है ना, वो आपका क्या होता है, सूडो वेक्टर कहते हैं, और वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर ये बॉडी है और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे मेरा एक मतलब अंगुली था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी बॉडी अगर रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, दिस बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन बॉडी, है ना। तो ये इसके ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर कोई भी रोटेट कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी रोटेट कर रहा है तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक्सियल में तो, सॉरी पोलर में तो साइन चेंज करता था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी साइन का फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एंगुलर होता है, इसलिए इसको सूडो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगर डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन हम बोल रहे हैं कि ये जो रहेगा, कोई भी मान लेते हैं ये बॉडी जो है पूरा घूम रहा है, अगर उसके ऊपर कोई भी अगर आपका परपेंडिकुलर है, जैसे ये मान लेते हैं कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट को मान लिए और ये उसके परपेंडिकुलर है, तो ये रिवर्स अगर कर गया, मतलब घूम भी गया अगर बॉडी, तो इसका जो है साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो साइन चेंज नहीं करेगा, क्लियर है। और वही पोलर में साइन चेंज हो जाता है कोऑर्डिनेट बदलने पे, क्लियर है। यही फर्क है, इसलिए इसको सूडो वेक्टर कहते हैं, है ना। तो सूडो का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। जो लग रहा है लेकिन एक्चुअल में उसको नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं और लग रहा है पेड़ जो है पीछे जा रहा है, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को तो पता है कि पेड़ है, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि लग रहा है पेड़ पीछे जा रहा है, दैट इज नोन एज सूडो। सिमिलरली यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सूडो वेक्टर कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें ना दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है, जैसे कि एक हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एक हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, क्लियर है, सॉरी फॉर द नॉइस। पोजीशन वेक्टर, दूसरा आपका हो जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर। अब ध्यान से देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लेते हैं कि एक एक्स वाई प्लेन ले लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट क्या है मेरा P। तो इस P को लोकेट करने के लिए, इस P को खोजने के लिए, लोकेट करने के लिए कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है,
तो वी यूज पोजीशन वेक्टर फॉर दिस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन हम लोग क्या किए ड्रॉ कर दिए, ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं ताकि हम लोग को ये पोजीशन पता चल जाए कि ये P का लोकेशन क्या है। तो अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू, क्या लिखेंगे इसको, इस तरह से लिख सकते हैं, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम origin to a given point to detect the location called position वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब ये जो ओपी जो मेरा जो आपको वेक्टर दिख रहा है, ध्यान रखना है इसके ऊपर वेक्टर सब जगह, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो सबके ऊपर क्या हो जाएगा, वेक्टर का साइन लगा देना। तो दिस, ये जो लाइन है यही आपका क्या है, पीवी, दैट मींस पोजीशन वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलता है, जस्ट अ सेकंड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होता है, ठीक उसी तरह मान लेते हैं कि हम लोग एक्स वाई प्लेन ले लिए, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट करेंगे। कैसे? मान लेते हैं कि पहले जो पार्टिकल है यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया P, क्या दे दिए हम लोग, P, और एक और पॉइंट दे दिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं P1, क्या नाम दे दिए, P1 फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको यहाँ पे जो टाइम लगा होगा, मान लेते हैं कितना लगा है, T, कितना लगा है, T, और P1 जो जाएंगे वहां पे लगा है आपका T1, कितना लगा है, T1। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलता है कि द चेंज इन पोजीशन, ठीक है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ, मतलब ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज, क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे। तो फाइनल पोजीशन है मेरा T1, फाइनल पोजीशन क्या है, T1, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P और P1, बस यहाँ पे आपको वेक्टर का साइन देना है। इसका मतलब क्या, देखो चाहो तो लिख सकते हो, अ चेंज इन पोजीशन ऑफ a point, ठीक है, that is final to initial in a given time, in a given time interval is known as, is called displacement vector। क्लियर है? मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट पे आया होगा, इस ड्यूरेशन में कितना लगा, तो T1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू P एंड P1, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जितना भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे इक्वल वेक्टर हुआ, जीरो वेक्टर क्या है, इस तरह का जितना प्रॉपर्टी है अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जब न्यूमेरिकल बनाओ तो उसमें हेल्प हो। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं वेक्टर के ऊपर, ठीक है। जितना भी मैं डिफाइन करने वाला हूँ, बस आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि वेक्टर के पास क्या है, आपका एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, आपका डायरेक्शन है। बस ये दोनों की चीज को हम लोग चेक करते रहेंगे, सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा। नंबर 1 आपका आ जाता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं दो वेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया, ए हो गया ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका बी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर तब होगा जब दोनों का जो विड्थ है, ठीक है, ये देखो दोनों का जो लेंथ होगा इस वेक्टर का, ठीक है, दोनों का लेंथ क्या हो, बराबर हो। तो लेंथ जो है आपका हो गया क्या, इक्वल, ठीक है, लेंथ हो गया इक्वल, साथ ही साथ डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज बराबर है तभी हम कहेंगे कि ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर। मतलब दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है और दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। इस तरह के केस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव वेक्टर की तरफ। नेगेटिव वेक्टर क्या बोलता है, देखो ध्यान से। नेगेटिव वेक्टर बोलता है, मान लेते हैं एक वेक्टर हो गया मेरा a, ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरा है b, बट क्या है कि उसका जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है। वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
जो मैग्नीट्यूड है उसका, जो उसका मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड वो तो हो गया आपका इक्वल, बट जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। दिस इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। इसको किस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नंबर 2 कंप्लीट। नंबर 3 चलते हैं कोलिनियर वेक्टर पे। कोलिनियर, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। कोलिनियर क्या बोल रहा है, मान लेते हैं दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ए वेक्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब ये क्या है कि मैग्नीट्यूड में बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q, दोनों वेक्टर हो गया। ये वेक्टर के बराबर है, लेकिन जो अलग अलग क्या है इसको का, जो आगे पीछे है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक वेक्टर क्या हो गया, बड़ा हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, छोटा हो गया, यहाँ तो अनइक्वल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं एक लड़का है रोहन, एक लड़का क्या है रोहन और दूसरा क्या है राजीव, ठीक है। ये दो लड़का है, दोनों एक के पीछे एक जा रहा है। मतलब पहले मान लेते हैं कि राजीव आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे रोहन जा रहा है, दोनों को एक डिस्टेंस को कंप्लीट करना है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि रोहन जीतेगा या फिर राजीव जीतेगा, दोनों साथ में पहुंचेगा, तो हम इसको कहेंगे मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ये इसके पीछे जा रहा है। अब अगर ये ज्यादा तेज दौड़ा तो शायद दोनों इक्वल, मतलब इक्वली कंप्लीट कर ले, या फिर इसके पीछे रह गया तो पीछे रह जाएगा, ये पहले पहुंच जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। को मतलब सेम होता है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। आइदर इक्वल वेक्टर भी हो सकता है और अनइक्वल वेक्टर भी हो सकता है, अनइक्वल वेक्टर भी हो सकता है। दिस इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल कहने का मतलब, इसका पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप इधर से एक बॉल को फेंके, इधर से एक बच्चा और एक बॉल को फेंका, ठीक है। दोनों बॉल आके साथ में यहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है, दोनों स्ट्राइक किया। अब जब दोनों स्ट्राइक करेगा तो उसका पॉइंट ऑफ जो कोलिजन है वो तो सेम हो जाएगा, जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब दोनों फिर से टकराने के बाद यहीं से अलग होगा, है ना। अब यहीं से क्या हो जाएगा, ये अलग होगा, ये भी अलग होगा। मतलब दोनों का जो पोजीशन है, पॉइंट ऑफ कोलिजन या फिर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग कह लो, वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब एक वेक्टर है, ठीक है, जैसे ए वेक्टर हो गया, ये मान लेते हैं बी वेक्टर हो गया, ये मान लेते हैं सी वेक्टर हो गया। यहाँ फर्क क्या है कि ए वेक्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, बी वेक्टर का भी ओ है, ठीक है, और सी वेक्टर का भी ओ है। तो को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिंपली मान लेते कोई वेक्टर है तुम्हारा ए, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है और अगर इसका ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, इसका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, क्लियर है, इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ, मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये देखो आप, यूनिट वेक्टर जो है इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। जो भी लेटर रहेगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कैप लगाना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, सिंपली इसका क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि यूनिट है, यूनिट है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट के बराबर, मतलब 1 के बराबर होगा। और इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, देखो मान लेते हैं एक वेक्टर हो गया मेरा ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर हम लोग लिख लिए, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन बताता है तो ए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये सिंपली आपका
वेक्टर को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? वेक्टर को। और ये किसको बता रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को बता रहा है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या क्या सीखे कि यूनिट वेक्टर नंबर 1 डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, मतलब जिस तरह वेक्टर है उसका डायरेक्शन बताएगा। नंबर 2 कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर रहेगा, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। नंबर 3 क्योंकि ये डायरेक्शन को बताता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है इज इक्वल टू जो भी आपका वेक्टर है उसका डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट ए कैप, दैट मींस अ यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? इसको कैप पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको कैप पढ़ना है। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये हम लोग कहेंगे, ये नंबर 3rd पॉइंट हो गया। नंबर 4 ये तो सारा यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं। अब नंबर 4 में क्या होगा? ये यूनिट लेस होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब यूनिट लेस के साथ साथ ये डायमेंशन लेस भी होगा। ठीक है, डायमेंशन लेस कहने का मतलब यूनिट है ना जी, तो मान लेते ये 1 नहीं है तो इसका पॉइंट तो इधर भी हो सकता है ना, इसका डायमेंशन क्या ही बनेगा। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। 4 इसमें पॉइंट हम लोग को मिला। चलो अब ऑर्थोगोनल पे देखते हैं। ऑर्थोगोनल क्या बोलता है? ऑर्थोगोनल हम लोग को सिंपली बताता है थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस at 3 different axes, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका z। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, इतना आप लोगों को समझना है। ठीक है, ऑर्थो मतलब हो गया यहाँ पे आप लोग का, ये हो गया आपका ओरिजिन, तो जो x की तरफ जाएगा उसको हम लोग ये स्मॉल आई कैप से दिखा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आई से। ठीक है, y जो रहता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? j से दिखाते हैं। ठीक है, और जो z रहता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? k से दिखाते हैं। तो अब ध्यान से देखो कि इसका जो डायरेक्शन है वो उसी की तरफ क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो है ना, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस एट 3 डिफरेंट एक्सिस मीट, है ना, मीट एट अ same point is called, क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट इज नोन एज ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या है? बड़ा ही आसान है, नल कह लो या फिर जीरो कह लो। ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर है, ठीक है, और उसका कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब ना ही उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ना ही कुछ है, मतलब डायरेक्शन है लेकिन वो मल्टी डायरेक्शन हो सकता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कब कह रहे हैं? जब उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वेक्टर का, ठीक है, लेंथ, इसको मिटा के लिख देता हूं, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इज कंप्लीटली जीरो। तो अगर इस तरह का वेक्टर है जिसका कोई लेंथ ही नहीं है उसको हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। तो आज पार्ट 1 चल रहा है सीरीज का। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करना है, इसलिए इसको अच्छा से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब करो। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करना। ठीक है, और शेयर भी करो जितने को जो कंटेंट चाहिए सीरियल वाइज। ठीक है, तो चाहते हैं कि पूरा चैप्टर को ढंग से हम लोग पढ़ लें। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से लाइन से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसका जो पूरा वीडियो हम लोग पढ़े हैं तो इसका आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट करो और इसका प्रीवियस वीडियो भी देखो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ ठीक लगा है। ठीक है, प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।